हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम विज्ञान विषय जो हमारा है, विज्ञान विषय के जो हैंड रिटन नोट्स है, आप भी इनको बना सकते हैं। ये वो नोट्स हैं जो हम हमारी कोचिंग पर ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं। आप भी इनको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। विज्ञान ये जो सिलेबस है हमारा 2022 का सिलेबस। 2021-22 का जो सिलेबस है, हाल ही में जो 40% हटाने के बाद जो 60% कोर्स हमारे कोर्स में है, उसका ये सिलेबस है। तो आइए सिलेबस का पहला चैप्टर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहली परिभाषा इसमें, रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नए पदार्थों का निर्माण जैसे ए प्लस बी दोनों मिलकर निर्माण करते हैं एक एबी का। ये इधर वाला जो होता है इसको तो बोला जाता है क्रिया कारक या अभिकारक। इधर वाले को बोला जाता है उत्पाद। जो क्रिया के बाद में बनता है वो कहलाता है उत्पाद। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण। किसी समीकरण के विस्तृत व लंबे रूप को संक्षिप्त संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, कोई भी समीकरण जो होती है वो लंबे रूप में अगर लिखी हुई है तो उसे छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। देखिए, देखते हैं इसको। जैसे एक लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, उत्पाद के रूप में बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो इतने बड़े रूप में लिखी हुई है, इसे छोटे रूप में यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखना, तो H2 प्लस Cl2 और उत्पाद के रूप में बनता है ट्वाइस ऑफ HCl। तो ये जो बनता है और ये जो अभिक्रिया है, ये कहलाती है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाती है दोस्तों? रासायनिक समीकरण। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने की सबसे सरलतम विधि कौन सी है? तो शब्द रूप समीकरण। देखिए, शब्द रूप जो विधि है वो रासायनिक समीकरण को लिखने की सबसे सरलतम विधि है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहली जिसमें पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है। दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर जब उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखते हैं इसे। जैसे ए प्लस बी दोनों क्रिया करके जब उत्पाद बनाते हैं ए बी, तो ये इधर वाले क्रियाकारक और ये उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और ये कितने हैं? दो। तो ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर, देखिए कितने मिल रहे हैं? दो, उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अगली आती है, देखिए अगली अगली वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। जैसे इसका उल्टा ले लो, ए बी, ए में भी टूटेगा और बी में भी टूटेगा। तो ए और बी ये जो दो अलग अलग हुए हैं, ये कहलाती है कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसका उदाहरण, CaCO3 ये चूना होता है। जब ये टूटता है तो ये दो रूपों में बनता है, एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना। अगली जो हमारी अभिक्रिया आती है तीसरी, वो आती है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक
उत्पाद बनकर अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जब उत्पाद जब बनता है तो ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए इसको समझते हैं। दो क्रिया कारक है, एक तो ए बी, एक है सी डी। जब उत्पाद बनेगा तो सी तो लग जाएगा ए के साथ, यानी कि ए के साथ तो चल जाएगा सी, और बी लग जाएगा किसके साथ, डी के साथ, बी डी। यानी कि एक क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक उत्पाद बनकर अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। क्या परिवर्तित कर लेते हैं, अपना स्थान। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसका उदाहरण, Fe आयरन प्लस CuSO4 जब उत्पाद के रूप में बनता है तो FeSO4 अपना स्थान बदल के कहाँ लग जाता है, Fe के पास। तो FeSO4 प्लस उत्पाद, एक और उत्पाद बनाता है जो होता है Cu। आइए अपनी अगली अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। इसको देखिए, देखिए विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो एकल विस्थापन, एक होती है द्विविस्थापन। आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली है विस्थापन या एकल विस्थापन। एकल विस्थापन ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल एक तत्व का विस्थापन होता है, एकल विस्थापन कहलाता है। जैसे मतलब जिसमें केवल एक का ही विस्थापन होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए प्लस बी सी उत्पाद के रूप में जब बनेगा तो बी इसके साथ लग जाएगा। तो ए बी प्लस सी, यानी केवल एक तत्व का इस विस्थापन हुआ है, तो ये कहलाता है एकल विस्थापन। आइए अगला देखते हैं। जैसे ZnCuSO4 उत्पाद के रूप में SO4 इसके साथ जगह लग जाएगा और Cu मुक्त हो जाएगा। अगली है द्विविस्थापन। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो तत्वों का विस्थापन होता है, जैसे AB प्लस CD। तो A के साथ तो कौन लग गया, D, और C के साथ कौन लग गया, B। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, इसके साथ Na2 के साथ तो कौन जगह लग गया, Cl2, और Ba के साथ में कौन आके लग गया, SO4। अगली अभिक्रिया है अपनी उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक तो होती है उपचयन, एक होती है अपचयन। दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत क्रम में चलती है, उपचयन और अपचयन। तो आइए देखते हैं। उपचयन में देखा जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अगली है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। देखिए मैंने बताया, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा का योग होता है तो मात्रा बढ़ेगी, इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो मात्रा घटेगी, इसलिए क्या कहलाएगा, अपचयन। अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन भी होगा, यानी कि ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन, ये दोनों एक साथ एक क्रम में चलेंगे, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए अब अपने टॉपिक का अगला, अपनी बुक का अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग। सबसे पहले अनुप्रयोग है संचारण। संचारण का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु लंबे समय तक पड़ी रहती है, नमी और अम्लता के कारण वो जो संचारित होने लग जाती है, तो ये कहलाता है संचारण। तो आइए इसको देखते हैं। जब कोई वस्तु अपने आसपास की नमी और अम्लता के कारण संचारित हो जाती है तो इसे संचारण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो चांदी जो होती है उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो ये चांदी के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना ये क्या कहलाता है, संचारण
कहलाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है विकृत गंधिता। जब वस्तु, आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह की थैलियां होती है वो लंबे समय तक यदि पड़ी रहे तो उनमें से बदबू आने लग जाती है। इस बदबू से बचाने के लिए उसमें ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है ताकि उसे चिप्सों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो आइए इसको देखते हैं। जब वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है तो उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद और गंध में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। पैकिंग की चीजों को इससे बचाने के लिए ऑक्सीजन के स्थान पर क्या भरी जाती है? उनमें नाइट्रोजन। देखिए इसको, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है उसमें से और ऑक्सीजन के स्थान पर क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो उसमें भरी हुई, जो भी थैली है उसमें भरी हुई चीज से क्रिया तो नहीं करती, क्रिया नहीं करती, अपितु उसे सुरक्षित बनाए रखती है। और ये सुरक्षित भी कब तक बनाए रखती है? लंबे समय तक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ क्या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसमें ऊष्मा का निष्कासन होगा। अगली है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, मतलब अपनी तरफ से इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ये कहलाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसकी सतह पर उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे रेगमाल से साफ करते हैं, जिससे इसकी सतह खुरदरी हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखिए, अशुद्धियों को जब साफ किया जाता है रेगमाल से तो इसकी सतह कैसी हो जाती है? खुरदरी, और जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, इस कारण से ही वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, सफेदी करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में आता है? तो इसका नाम लिखिए। तो सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना काम में लेते हैं और इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं CaO। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बिना बुझा हुए चूने की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर क्या बनता है? तो देखिए ये बिना बुझा हुआ चूना है CaO और इसकी अभिक्रिया H2O के साथ करवा रहे हैं। तो देखिए Ca तो अकेला है तो कैल्शियम तो अलग निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए CaO प्लस H2O उत्पाद के रूप में देखना, यहाँ से O और ये H2O, ये दोनों तो साथ चल जाएंगे, एक तो बनेगा Ca। अब यहाँ से देखिए OO, तो एक तो ये और H दोनों मिला के कितने हो गए? दो तो O हो गए और H भी कितने हैं? दो, इसलिए OH का होल ट्वाइस लिख देंगे हम। तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए इसकी अभिक्रिया देखते हैं। ये लोहा फेरस प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही डाला तो एक तो बना फेरस सल्फेट और एक बना कॉपर, FeSO4 प्लस Cu। आइए इसको डिफाइन करते हैं। देखिए जब कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो फेरस कॉपर सल्फेट विलयन से प्रतिस्थापित हो जाता है। कौन होता है? फेरस। देखिए अभी हमने देखा Fe प्लस CuSO4, तो क्या बना? फेरस हो गया किससे? SO4 से प्रतिस्थापित, और कौन निकल गया? Cu से प्रतिस्थापित हो, जिसके कारण कील तो भूरी हो गई और कॉपर सल्फेट का नीला रंग कैसा हो गया? मलिन। देखिए कील कैसी हो गई? भूरी, और कॉपर सल्फेट का जो रंग था कैसा रंग था? नीला।
वो कैसा हो गया, मलिन। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रतीक दे रखे हैं। हाइड्रोजन को लिखते हैं H2 से, क्लोरीन को Cl2 से, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 से, एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2 SO4 का होल थ्राइस से। ये आप ऐसे कैसे ही याद रख सकते हैं। अगला सोडियम को Na से, जल को H2S से, एल्यूमिनियम क्लोराइड को Al2Cl3 से, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH से, नाइट्रोजन को N2 से, अमोनिया को NH3 से, सल्फर को H से, ऑक्सीजन को O2 से और सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 से। आइए अब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। देखिए पहला, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और उत्पाद के रूप में बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 HCl। आइए इसको देखते हैं। H2 प्लस Cl2 उत्पाद के रूप में बन रहा है ट्वाइस ऑफ HCl। तो यहाँ देखिए H कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2। तो HCl के आगे हमने कितना लगा दिया, 2। तो यहाँ से अगर देखें तो H कितने हैं, 2, और Cl भी कितने बन रहे हैं, 2। तो ये समीकरण देखिए, अभिक्रियाओं को संतुलित करना देखते हैं। जितने अणु इस तरफ है उतने के उतने ही अणु इस तरफ भी होने जरूरी है। दोनों देखिए, तीर के निशान के इस तरफ अगर 10 अणु है तो इस तरफ भी 10 अणु होने जरूरी है। तभी ये अभिक्रिया क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए H2 प्लस Cl2 ट्वाइस ऑफ HCl। अब इसको देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, उत्पाद बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस और उत्पाद के रूप में BaSO4 प्लस AlCl3। तो इसको संतुलित करना है। तो देखिए BaCl2 के साथ लगाया है 3, और इधर भी हमने BaSO4 के साथ क्या लगाया, 3, और AlCl3 के साथ लगाया 2। देखिए ये जो समीकरणें संतुलित हो रही है, इनका मैं आपको पूरा एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखो प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो भोजन से प्राप्त होती है। भोजन हम ग्रहण करते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभक्त हो जाता है। देखिए जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उसको चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बढ़ जाता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, जिसमें होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, जिसके टूटने से ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा प्रदान कर रहा है तो ये किसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर की तरफ निकल रही। अगला क्वेश्चन देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ बनता है। मतलब कौन सा पदार्थ बनता है, अविलेय पदार्थ। तो यह पात्र में नीचे बैठ जाता है। देखिए जैसे ये कोई पात्र है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ जो नीचे की तरफ आकर बैठ जाएगा, यहाँ पे अविलेय पदार्थ जो भी बनेगा जो नीचे बैठेगा उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है इसे क्या बोला जाता है, जिसमें ये बनता है उसे बोला जाता है अवक्षेपण, और ये जो बन रहा है इसे बोला जाता है अवक्षेप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। तो सब जानते हैं लोहे की वस्तुओं को क्यों पेंट किया जाता है।
ताकि उन पर जंग नहीं लगे। लेकिन इसे लिखेंगे कैसे? तो लोहे की सतह जल तथा वायु के संपर्क में होने से इसकी सतह पर भूरी लालिमा युक्त परत चढ़ जाती है, जिसके कारण लोहा नष्ट होने लग जाता है। इसकी बाहरी सतह को जंग से बचाने के लिए इस पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। देखिए, लोहा जो होता है उसकी ये बाहरी सतह जब नमी और हवा के संपर्क में होती है तो इस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत, जिसे क्या बोला जाता है? जंग। आइए आगे बढ़ते हैं। कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आइए, बहुत सीधा है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके उत्पाद व क्रियाकारक के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती तो उसे कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। उत्पाद और क्रियाकारक की, जैसे मैंने लिखा H2 + Cl2 और इधर बनाया HCl। तो इधर अगर क्रियाकारक के देखें तो H2 कितने हैं? 2। Cl2 कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ देखें तो H कितना है? 1। और Cl भी कितना है? 1। तो ये जो समीकरण कहलाती है कंकाली समीकरण कहलाती है। इसकी परिभाषा होती है ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके उत्पाद और क्रियाकारक के परमाणु की संख्या समान नहीं होती। समान नहीं होती यानी कि देखिए, इधर वाला तो कहलाता है क्रियाकारक और इधर वाला कहलाता है उत्पाद। तो उत्पाद और क्रियाकारक की अणुओं की संख्या क्या नहीं होती इनमें? समान। अगला है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये तो बहुत आसान, अभी पढ़ा हमने, नाइट्रोजन गैस। जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो बुझा हुआ चूना बनता है, जिसका सूत्र होता है CaOH2। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित करने का मतलब ये होता है कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला चैप्टर, जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो ये आज समाप्त होता है। इससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो जो बचता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाला, वो भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। मैं अपलोड कर दूंगा उसको, और उसमें पूरा डिटेल में आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित करते हैं वो आपको बताया जाएगा। आप जो वो वीडियो आने वाला है उस वीडियो को देखकर कोई सी भी समीकरण जो होगी उसे आप आसानी से संतुलित कर लेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम इसी प्रकार से हम अभी तो विज्ञान के नोट्स ले रहे हैं। इस जैसे ही विज्ञान के नोट्स थोड़े कंटिन्यू होंगे तो हम सोशल साइंस, जो सामाजिक विज्ञान है, उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और गणित सब्जेक्ट जो है उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो RBSc टॉपर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।